हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं इतिहास जानने के स्रोत। एंशिएंट इंडिया में इतिहास जानने के स्रोत में हम लोग पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में मृदभांड और उसके बाद अभिलेखों के बारे में जानने का प्रयास किया था। आज उसके आगे हम बढ़ेंगे। हम जानेंगे सिक्कों के बारे में, मतलब सिक्के जिनका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। उन्हीं सिक्कों से, उन सिक्कों पर किस प्रकार के लेख लिखे गए, उन सिक्कों पर किस प्रकार के तिथि लिखी गई थी, उन पर किस प्रकार की छाप लगी हुई थी, उससे हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, उस समय के शासन के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात को जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग किस समय में किया गया था। हम पढ़ेंगे सिक्के, या इसे कह सकते हैं मुद्राएं। ठीक, तो सिक्कों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? व्यापार के लिए। अगर हम छोटी सी बात को जानने का या समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के समय में, उस समय के लोगों की जो जीविका चलती थी वो आखेट के आधार पर चलती थी। वो लोग शिकार के माध्यम से और शिकार से प्राप्त मांस मछली के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उस समय व्यापार जैसी कोई संभावनाएं मौजूद नहीं थी। जैसे ही हम धीरे से आगे बढ़ते हैं, पाषाण काल के बाद जब हम हड़प्पा सभ्यता में आते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता में व्यापार होता था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार तो होता था, लेकिन वो व्यापार मुद्राओं के माध्यम से नहीं होता था। वो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। मतलब जैसे किसी के पास एक वस्तु है, उसके पास गेहूं है, दूसरे के पास गुड़ है, तो आपस में वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम से उस समय व्यापार हुआ करता था। तो उस समय मुद्राओं की कोई खासा जरूरत नहीं पड़ी थी। जैसे ही हम हड़प्पा सभ्यता से आगे बढ़ते हैं और वैदिक काल में पहुंचते हैं, वैदिक सभ्यता, आर्यों की जो सभ्यता थी वो भी एक ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि उसमें व्यापार हुआ करता था, लेकिन वैदिक सभ्यता में भी जो व्यापार था वो भी वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर था। वैदिक सभ्यता में भी जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर था। हम कह सकते हैं कि पाषाण काल के समय में, इस समय में तो व्यापार जैसी कोई संभावनाएं थी नहीं, क्योंकि लोग आखेट के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, फिर खाद्य उत्पादक हो गए थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होता था, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। वैदिक सभ्यता में व्यापार होता था, वो भी वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। जब वैदिक सभ्यता के बाद में 600 ईस्वी पूर्व के बाद, कब से देखो, वैदिक सभ्यता रही थी लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। अब 600 ईस्वी पूर्व के बाद महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से आगे का काल। इस समय से यहां पर द्वितीय नगरीकरण हुआ। महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो पहला नगरीकरण कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता के समय में। और दूसरा नगरीकरण कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में। इस द्वितीय नगरीकरण में हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि उस समय मुद्राओं के द्वारा व्यापार होने लगा था। मतलब हम जो आदान प्रदान अब करने लगे थे, विनिमय जो होने लगा था, वो मुद्राओं के आधार पर होने लगा था। तो सबसे पहले हमसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद में मुद्राओं के द्वारा व्यापार कब शुरू हुआ था, तो ये 600 ईस्वी पूर्व के बाद में, या हम कहें बुद्ध काल के समय में, या महाजनपद काल के समय में, क्योंकि ये सारी घटनाएं समकालीन घटनाएं थी।
जिस समय महाजनपदों का उदय हुआ, उन्हीं महाजनपदों में ही उसी समय बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। और इसीलिए इसी समय दूसरी द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जाए, आपसे पूछा जाए द्वितीय नगरीकरण किस समय में हुआ था, तो यह हो सकता है कि ऑप्शन में महाजनपद काल हो, यह हो सकता है कि ऑप्शन में तारीख हो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में द्वितीय नगरीकरण हुआ था, या ऐसा हो सकता है कि बुद्ध के काल में द्वितीय नगरीकरण होता है। जिस प्रकार का आपसे ऑप्शन पूछा जाए उसी प्रकार का आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो द्वितीय नगरीकरण 600 ईस्वी पूर्व के बाद में हुआ था। इस समय में मुद्राओं के द्वारा व्यापार होने लगा था। तो इस समय किस प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग होता था? सबसे पहला प्रश्न अब आ जाता है कि इस समय में बुद्ध काल में जब मुद्रा के द्वारा व्यापार होने लगा, इस समय आहत मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। आहत मुद्राओं का। अच्छा, आहत मुद्राएं क्या होती थी? ये ऐसी मुद्राएं होती थी, इस समय जो मुद्राएं थी वो किसी विशेष उद्देश्य से नहीं बनाई जाती थी। मतलब मुद्रा पर छाप लगाकर, मतलब जैसे अगर हम देखें कि जब हम स्टैंप लगाते हैं किसी पेपर पर तो हम एक मोहर ठोकते हैं। उस समय चांदी या तांबे के सिक्कों पर एक भारी सा हथौड़े जैसी कोई चीज लेकर उस चांदी या तांबे के सिक्के पर छाप लगाई जाती थी। मतलब तेजी से उस पर मार दिया जाता था और उस सिक्के पर छाप पड़ जाती थी। इसीलिए उसको कहते थे पंच मार्क्ड। पंच मार्क्ड। तो सबसे पहले किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग होता था? आहत सिक्कों का प्रयोग होता था, जिन्हें पंच मार्क्ड सिक्के कहा जाते थे, ठप्पा लगाकर बनाए गए सिक्के। अच्छा, इस पर जो ठप्पे लगाए जाते थे उसमें ना तो किसी राजा का नाम होता था, ना ही कोई विशेष आकृति होती थी, और ना ही कोई लेख लिखा होता था इस पर, ना ही उस समय का साल लिखा होता था। इसीलिए इन आहत मुद्राओं से हमें, जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं, हमें यह तो पता लगता है कि भाई ये 600 ईस्वी पूर्व के समय में इनका प्रयोग किया जाता था व्यापार के लिए। लेकिन यह किस राजा के द्वारा प्रयोग किया जाता था, इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं थी, या इस पर कोई लेख, जैसे मान लो कि किसी पर यह लिखा होता कि यह आवंती नामक महाजनपद में प्रयोग होते, तो हम कह सकते थे कि यह आवंती महाजनपद के सिक्के थे। लेकिन उस समय जो मोहर लगी उससे कोई विशेष हमें जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि इस समय के सिक्कों पर लेख का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इतनी आहत मुद्राओं के बारे में जानकारी है। आहत मुद्राओं को विभिन्न नामों से भी जाना जाता था। आहत मुद्राओं को पुराण, एक तो भाई, एक तो है होते हैं वेद पुराण, लेकिन यहां पर मुद्राओं को पुराण भी कहा जाता था। एक थे करशापण, इन्हीं करशापण को पर्ण भी कह दिया जाता था कई बार, और इन मुद्राओं को धरण भी कहा गया है कई बार। ठीक। अब ये जो करशापण है, ये करशापण तो संस्कृत का शब्द है, लेकिन कई बार पाली भाषा में इसे काशापण कहा जाता था। ठीक। ये जो करशापण है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक। इसी करशापण को कई बार काशापण कहा गया है, काशापण। और ये किस प्रकार का शब्द है? पाली भाषा का। इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता कि करशापण, उस समय की आहत मुद्राओं को करशापण कहा जाता था, लेकिन वहां पर आ जाए कि काशापण, तो आप लोगों को अब ऐसा नहीं रहेगा कि सर ने काशापण तो नहीं पढ़ाया था, करशापण पढ़ाया था। तो बात एक ही है, करशापण या काशापण। आहत मुद्राओं को, उस समय की आहत मुद्राओं को पुराण, करशापण, पर्ण या धरण, इस प्रकार के नामों से जानते थे। अब इसके बाद में आहत मुद्राओं के बारे में और भी बहुत से नाम मिलते हैं, जैसे निष्क या शतमान। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। निष्क तथा शतमान। उस
समय प्रयोग की जाने वाली ये मुद्राओं के नाम हैं। आपसे बहुत साधारण सा सवाल इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि निष्क तथा शतमान ये क्या हैं। नीचे दे दिए जाएंगे मूर्ति कला, चित्रकला और भवन या सिक्के। तो आपको पता होना चाहिए निष्क और शतमान जो है क्या है, ये सिक्के हैं। निष्क या शतमान नामक सिक्के किस समय में प्रयोग किए जाते थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध के समय में इनका प्रयोग किया जाता था। किस प्रकार की मुद्राएं थी? तो ये आहत मुद्राएं थी। इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था, पंच मार्क्ड मुद्राएं कहा जाता था। ठीक, आगे चलकर ये जितने भी पुराण, करशापण, पर्ण, धरण, निष्क, शतमान है, ये उच्च मूल्य की मुद्राएं होती थी। जैसे हम आज कह दें कि एक सिक्का तो है 20 रुपए का और एक सिक्का है 1 रुपए का, तो उनके मूल्य में अंतर आया। तो इसी प्रकार से ये जो मुद्राएं थी ये उच्च मूल्य वर्ग की मुद्राएं थी। इससे नीचे निम्न मूल्य वर्ग की भी मुद्राएं आती थी। उन मुद्राओं को कुछ अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे उस समय कहते थे माशक, ये निम्न वर्ग की मुद्राएं थी। निम्न मूल्य वर्ग की मुद्राएं। ठीक है, क्या क्या नाम कहते थे इन्हें? इन्हें माशक कहा जाता था, इन्हें अर्धमाशक कहा जाता था, इन्हें एक माशक कहा जाता था, इन्हें द्विमाशक कहा जाता था, इन्हें पाद नाम से भी मुद्रा थी, और एक काकणी नाम से भी मुद्रा था। ठीक है, ये सब उस समय के निम्न मूल्य वर्ग की आहत मुद्राओं के नाम हैं। भाई ऐसा हो सकता है जैसा हम नाम से समझ रहे हैं कि माशक या अर्धमाशक, तो जैसे हम कह देते हैं आज 1 रुपया, 1.5 रुपए, 2 रुपए, तो हो सकता है उस समय में इस तरह की बात की जाती हो कि भाई ये वस्तु द्विमाशक की है, ये वस्तु अर्धमाशक की है। और ये जो कणिक था, जैसे इस समय पैसे चलते हैं, तो ये कणिक जो था सबसे निम्न मूल्य वर्ग की मुद्रा थी। कणिक कैसी थी? सबसे निम्न मूल्य वर्ग की, सबसे निम्न मूल्य वर्ग की जो मुद्रा थी वो काकड़ी थी। इतनी बातें आपने समझी कि आहत मुद्राएं क्या थी और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता था। उच्च वर्ग मूल्य की मुद्राएं कौन कौन सी थी? करशापण, पर्ण, पुराण, निष्क और शतमान, ये उच्च मूल्य वर्ग की थी, और ये जो है ये निम्न मूल्य वर्ग की मुद्राएं थी, और सबसे निम्न मूल्य वर्ग की मुद्रा काकड़ी थी। इसके आगे कुछ और बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इस समय जो मुद्राएं जारी की जाती थी वो तांबे या चांदी की मुद्राएं जारी की जाती थी। किस प्रकार की धातु की मुद्राएं जारी की जाती थी? तांबा या चांदी की। तांबा या चांदी की। ठीक, लेकिन चांदी की जो मुद्राएं थी ये ज्यादा मात्रा में थी। मात्रा भी नहीं कहेंगे बल्कि संख्या कहेंगे, ज्यादा संख्या में थी। ठीक, उस समय जो आहत मुद्राएं थी वो तांबा या चांदी की थी, लेकिन सबसे अधिक जो मुद्राएं हमें मिली वो हमें चांदी की मिली है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं प्रकार की मुद्राओं से लगभग 600 शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद में मौर्य काल में लगभग इन्हीं आहत मुद्राओं का प्रयोग होता रहा। अच्छा, इनका जो प्रयोग हुआ इस पर कोई विशेष प्रकार की आकृति या लेख तो था नहीं, इसलिए हमें कोई विशेष जानकारी मिलती नहीं है। अब जब हम मौर्य काल में, इसके बाद में महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मौर्य काल, मौर्य काल में लगभग यही मुद्राओं का प्रयोग होता रहा। इसके बाद में जब हम मौर्योत्तर काल में आते हैं, जब हम लोग मौर्योत्तर काल में आते हैं, मौर्योत्तर काल में जब विदेशियों का आगमन हुआ, इसमें हुए हिंद यवन, हिंद यवन हुए। मैंने आपको कई बार बता दिया, ये जो ग्राफ में आप बना रहा हूं सिनॉप्सिस, ये कई बार मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बनवा दिया है।
जब हिंद यवनों का आगमन हुआ, हिंद यवनों ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहली बार सोने के सिक्के जारी किसने किए? हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के, ठीक है, पहली बार सोने के सिक्के जो जारी किए वो हिंद यवन शासकों ने जारी किए। दूसरी बात, अब तक जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं था, अब सिक्कों पर लेख लिखे जाने लगे। सिक्कों पर क्या लिखे जाने लगे? लेख लिखे जाने लगे। और इस समय के जो सिक्के हैं उन पर राजाओं की आकृतियां भी अंकित होने लगी। क्या होने लगी? राजाओं की आकृतियां। राज्यों की आकृति भी होने लगी। और इसके बाद में इस समय का जो समय था, समय काल भी इसमें आने लगा। तिथि, यहां पर तिथि भी उत्कीर्ण होने लगी। तो हम कह सकते हैं जिस समय हिंद यवन शासकों का आगमन हुआ तो इनके सिक्कों पर लेख भी लिखे जाने लगे, इनके सिक्कों पर राजाओं की आकृति भी आने लगी और इस समय तिथि भी लिखी जाने लगी। तो हम कह सकते थे कि ये विशेष उस विशेष शासन काल के सिक्के थे, या उन राजाओं के द्वारा इस प्रकार के सिक्के चलाए गए, ऐसा हम कह पा रहे हैं। इसीलिए हमने कह दिया कि हिंद यवन शासकों द्वारा पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए, क्योंकि उस समय सिक्कों पर उस समय के राजाओं की जो तस्वीरें मिली, उस समय का तिथि अंकित मिली, उस समय के लेख अंकित मिले। ये जो लेख थे ये उस समय प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे लेख, ठीक है। इसके बाद आगे और हिंद यवन शासकों की और हम जानकारी देखें तो सोने के साथ साथ इन्होंने तांबा और चांदी, उनके भी सिक्के जारी किए। तांबा और चांदी, इनके जो चांदी के सिक्के थे, भाई सोने के सिक्के पहली बार जारी किए, लेकिन इनके जो चांदी के सिक्के थे, इन चांदी के सिक्कों को द्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रम। ये किसकी बात चल रही है? हिंद यवन शासकों की। तो पहली बार सिक्कों पे लेख लिखा किन्होंने? हिंद यवन शासकों ने। पहली बार सोने के सिक्के जारी किए हिंद यवन शासकों ने, और इनके जो चांदी के सिक्के थे उनको द्रम कहा जाता था, ठीक। इतनी बातें आप लोग हिंद यवन शासकों में ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएं तो हिंद यवन के बाद हम लोग पढ़ते हैं शक, पल्लव और कुषाण। तो कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। भाई अब ये जो जितने भी विदेशी आए थे इन्होंने ये इसी प्रकार के सिक्के जारी करते रहे। हिंद यवन के बाद आते हैं शक, फिर आते हैं पल्लव, या पर्थियन कहा जाता है इन्हें, ठीक। और इसके बाद आ जाते हैं कुषाण। कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर किसी ने जारी किए तो वो थे कुषाण शासक, ठीक। इतनी बात आप लोग कुषाण शासकों के बारे में ध्यान रखेंगे। पहली बार सोने के सिक्के हिंद यवनों ने, सबसे शुद्ध कुषाण शासकों ने। इसके बाद मौर्योत्तर काल में जो मौर्यों के उत्तराधिकारी रहे, मौर्यों के उत्तराधिकारी थे शुंग, कर्ण और सातवाहन। शुंग, कर्ण और सातवाहन, ठीक। यहां पर सातवाहनों ने जिन सिक्कों को जारी किया, सातवाहनों द्वारा सिक्के जो जारी किए गए, इन्होंने सबसे ज्यादा सीसे के सिक्के जारी किए। किसके? सीसे के। सातवाहन शासकों ने सबसे ज्यादा शीशे के या शीशे के,
मतलब हम कहें ग्लास के, शीशे के सिक्के जारी किए। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये सोने को बहुमूल्य धातु समझते थे। ये सोचते थे कि सोना जो है बहुमूल्य धातु है और उसके आभूषण बनाए जाने चाहिए, उसके हमें सिक्के नहीं बनाने चाहिए। तो पहली बार सोने का प्रयोग जो है बहुमूल्य धातु के रूप में किन्होंने किया? सातवाहनों ने। सोने का बहुमूल्य धातुओं के रूप में प्रयोग। ठीक है, बहुमूल्य धातुओं के रूप में प्रयोग किया सातवाहनों ने। तो सोने के सिक्के तो बनाते नहीं थे, उसको बहुमूल्य धातु के रूप में अपने एकत्रित करके ये रखते थे और शीशे के सिक्के इन्होंने जारी किए सातवाहन शासकों ने। ठीक, इतनी बात हमें। अच्छा, यहां पर एक बात और मिलती है हमें, सातवाहन शासक शतकर्णी। सातवाहन शासक था शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतम गौतमी बालश्री, ये सतकर्णी की माता का नाम था गौतमी बालश्री, इसीलिए इनको कहा जाता है गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी की एक मोहर पर जलपोत, यानी कि हम कहें समुद्र जलयान का एक चित्र अंकित हमें मिलता है, समुद्र पोत का। समुद्र पोत का हमें चित्र अंकित मिलता है शतकर्णी की एक मुद्रा पे, यानी कि एक सिक्के पर। उससे हमें ऐसा पता लगता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि शतकर्णी ने समुद्र पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में अपने सिक्कों पर समुद्र पोत का चित्र अंकित करवाया हो। ठीक है, तो ये किससे हमें पता लगता है? गौतमी पुत्र शतकर्णी का एक सिक्का है जिस पर समुद्र पोत अंकित मिलता है, उससे हमें पता लगता है कि शतकर्णी ने समुद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक, इतनी जानकारी सिक्कों के बारे में। जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये किसी भी एग्जाम के लिए, मैं यहां तक कह सकता हूं कि आईएएस लेवल तक के एग्जाम के लिए, एसएससी से लेकर अगर आप आईएएस तक की तैयारी करते हैं, वहां तक के लिए ये जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ जाएं हम। मौर्यों के बाद में हम देखेंगे गुप्त काल। मौर्योत्तर के बाद में गुप्त काल। ठीक, यहां पर मौर्योत्तर के बाद अब आ जाएंगे गुप्त। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। तो अब यहां पर आपको 3 पॉइंटों में अंतर करके रखना है। सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए थे? तो हिंद यवन शासकों ने, सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे। और दूसरा, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। अब यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है, समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिलता है हमें। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त क्या क्या करते हुए? वीणा बजाते हुए। और इससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, किससे पता लगता है? समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिलता है जिस पर वो वीणा बजाते हुए नजर आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो हैं वो संगीत प्रेमी थे। इस समय जिन चांदी के, तांबे के और सोने के सिक्कों का प्रयोग किया गया, उनको अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे गुप्त काल में जो तांबे के सिक्के जारी किए गए, तांबे के सिक्कों को माशक कहा गया।
गुप्त काल में। आप सोचेंगे सर ये माशक नाम तो 600 ईस्वी पूर्व में आहत मुद्राओं के लिए, हाँ, तो उस समय जो माशक मुद्राएं तांबे की थी उन्हीं को आगे चलते चलते माशक कहा गया होगा। ठीक है, तो गुप्त काल में जो तांबे के सिक्के थे उनको माशक कहा जाता था, और इस समय जो चांदी के सिक्के थे, चांदी या रजत, चाहे रजत आ जाए चाहे चांदी आ जाए, आप समझ लेंगे रजत को ही चांदी कहते हैं, चांदी के सिक्कों को रूपक, ठीक है, रूपक कहा जाता था, और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ठीक, आपसे पूछ ले कि माशक किनको कहा जाता था, तो तांबे के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को रूपक और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एंशिएंट इंडिया में जितने भी सिक्के थे उनके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। इसके बाद में भाई इससे आगे और भी बातें आती हैं कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त के लगभग 6 तरह के सिक्के थे वो, लेकिन वो बहुत ऊपर की बातें, उतनी जीएस आपके लिए नहीं पूछेगा जितना मैंने ये पढ़ा दिया। ये भी जितनी जीएस आपसे पूछ सकता है छोटे एग्जाम्स में, उससे भी कहीं ऊपर तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो सिक्कों के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके आगे हम बढ़ जाएं पुरातात्विक स्रोतों में। सिक्कों के बाद मैंने आपको बताया था भवनों के निर्माण के बारे में, कि हम भवनों से जितनी भी हमें जानकारी मिलती है उन चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखो पूरे भवन जो हैं, इमारतें या किले या मकबरे जो हम पढ़ते हैं, वो तो जब हम विभिन्न शासकों के बारे में पढ़ेंगे, वंश के पूरे बारे में पढ़ेंगे, तो उनकी संस्कृति जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि वहां का स्थापत्य कैसा था। लेकिन कुछ कुछ बेसिक्स बातें हमें पता होनी चाहिए इतिहास जानने के स्रोत में। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? स्मारक या भवन। ठीक है, आप याद करें जब पाषाण काल था, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के लोग आखैट से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इस समय के लोग कोई विशेष प्रकार का घर बनाकर नहीं रहते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय में उनको वास की जानकारी नहीं थी। वो कहीं पर भी शिकार करके, कहीं पर भी पेड़ों पर या कहीं पर भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। कोई स्थायी निवास उनका नहीं मिला है, हमें ऐसा कोई साक्ष्य में मिलता नहीं है। जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं, मध्य पाषाण काल में भी हमें उनकी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। हमें इतना तो मिलता है वो पशुपालक हो गए थे, लेकिन हमें ऐसा स्थायी निवास की उनकी कोई जानकारी नहीं। हो सकता है पशुओं को पालते हो फिर उनको मारकर खाते हो, ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन इसके बाद जब हम नव पाषाण काल पढ़ते हैं, नव पाषाण काल में हमें पहली बार नवपाषाण काल में हमें पहली बार इस बात की जानकारी मिलती है कि वो लोग वास करने लगे थे, कि मतलब मानव जो है वास करने लगा था। ये नवपाषाण काल का एक स्थान मिलता है बुर्ज होम। नवपाषाण काल का एक स्थान मिलता है हमें बुर्ज होम। बुर्ज होम से हमें यह जानकारी मिलती है कि वहां पर गर्तावास थे। गर्तावास का मतलब गड्ढा। अब हो सकता है कि उस समय के लोग अब ईंट पत्थर मिट्टी से या पत्थर से अपना घर बनाना ना जानते हो, तो वो लोग क्या करते थे कि मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद लेते थे। हो सकता है ऊपर से उसको ढक लेते हो, और नीचे उतरने के लिए वो लोग सीढ़ी बना लेते थे। उसको कहा गया गर्तावास। तो सबसे पहले हमें नवपाषाण काल से निवास के संकेत मिलते हैं। बुर्ज होम में गर्तावास मिले हैं। इन गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास में वास स्थल की जानकारी हमें मिलने लगती है। और फिर जब हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं तो मोहनजोदाड़ो से हमें वृत्त स्नानागार और वृत्त अन्नागार, स्नानागार का मतलब वहां पर स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, और अन्नागार का मतलब वहां पर जो उत्पादन था उसका विभिन्न ढेर बनाकर, मतलब जिसे हम गोदाम कहते हैं, वो अन्नागार था। अनाज के गोदामों को अन्नागार कहते थे। इस प्रकार की आकृतियां मिलने लगी थी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता
नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद में मौर्य काल में और सब जगह हमें किले मिलने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम उस समय जैसे हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो वहां की हर चीज को, संस्कृति को, उनके वास स्थान, उनकी सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे। अब हम लोग वहीं पर पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ने लगेंगे तो फिर तो हम ऐसा लगेगा जैसे हम आर्ट एंड कल्चर में पहुंच गए और हम पूरा किलों को पढ़ रहे हैं, मंदिरों को पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें लगेगा। हम कह सकते हैं ठीक। तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद में हमें कहां से मिलने लगते हैं? वासस्थान और मंदिरों के निर्माण सबसे पहली बार गुप्त काल में होने लगा था। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने जान ली। इसके बाद हम देखेंगे मूर्तिकला। इसके बाद हम देखेंगे मूर्तिकला। मूर्तिकला के बारे में हमें जानकारी सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलने लगती है। हड़प्पा सभ्यता के समय में हमें मोहनजोदाड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। किसकी मूर्ति मिलती है? नर्तकी की, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिलती है। ठीक, अब इसी प्रकार से नर्तकी की मूर्ति मिलती है, हमें कुबड़ वाले ऊंट की मूर्ति मिलती है। मतलब हम कहें कि मूर्ति कला की जो स्थापना है वो हड़प्पा सभ्यता से हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मूर्ति कला की जानकारी थी। ठीक, तो मोहनजोदड़ो से मिलने लगती है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें मौर्य काल में, मौर्य काल में भी हमें मूर्तियां मिलती हैं यक्ष और यक्षिणी की। ये धार्मिक मूर्तियां थी, ये देवी देवताओं की मूर्तियां थी। इसी प्रकार से जब हम कुषाण शासन में पढ़ेंगे तो कुषाण शासन में बुद्ध की हमें मूर्तियां मिलती हैं मथुरा कला की, मथुरा कला और गांधार शैली। मथुरा शैली और गांधार शैली की हमें मूर्तियां मिलती हैं। सातवाहन शासकों से हमें बौद्ध की ही अमरावती शैली की मूर्तियां मिलती हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से अब इनकी मथुरा शैली, गांधार शैली की इनकी क्या क्या विशेषताएं रही थी, जब हम मूर्ति कला पढ़ेंगे, जब हम कुषाण शासन को पढ़ेंगे, सातवाहनों को पढ़ेंगे तो इनकी पूरी विशेषताओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम चित्रकला को जब हम देखते हैं तो चित्रकला के साक्ष्य हमें पाषाण काल से ही मिलने लगते हैं। ठीक, देखो ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि ये जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे एंशिएंट इंडिया या आर्ट एंड कल्चर, उसमें सब कुछ पढ़ाना है। चित्रकला की हमें जानकारी पाषाण काल से ही मिलने लगती है। उस समय भित्ति चित्रकला हमें मिलती है। ऐसे ही आगे चलकर अजंता की गुफाओं से हमें चित्रकला की जानकारी मिलने लगती है। विभिन्न स्तर से हमें चित्रकला की जानकारी मिलने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी हमने देखे ये पुरातात्विक स्रोतों का हमने अध्ययन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साहित्यिक स्रोतों को जानेंगे। साहित्यिक स्रोतों में हम लोग धार्मिक साहित्य यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, पुराण, सूत्र, स्मृति, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। फिर हम महाभारत और रामायण के बारे में कुछ थोड़ी बातों को जानेंगे और फिर ब्राह्मणेतर साहित्य, धार्मिक ही होंगे जैसे जैन और बौद्ध, और फिर हम लौकिक साहित्य, इन सबको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।